हेलो एवरीवन। आज एक नया चैप्टर क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण के कितने प्रकार होते हैं और उसको हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इससे रिलेटेड हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ध्यान से समझना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये क्लास 10th का है, चैप्टर 3 तीसरा चैप्टर केसीसी नागा। सबसे पहले इसका हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से पहले हम लोग देखेंगे सरल समीकरण या एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, सरल समीकरण क्या होता है। तो सरल समीकरण वैसा समीकरण जिसमें केवल एक चर पद हो, वैसा समीकरण जिसमें केवल एक चर पद है ना उपस्थित हो, तथा उस चर का घात कितना हो, घात कितना हो, एक हो। ठीक है, केवल एक चर पद हो और घात कितना हो, एक हो, उसको क्या बोलेंगे हम, एक चर वाला रैखिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें केवल एक चर पद हो, केवल एक चर पद हो तथा जिसका घात कितना हो, एक हो, है ना, जिसका घात कितना हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, सरल समीकरण या एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना। सरल समीकरण या एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण में क्या होता है, चर कितने हैं, एक। अज्ञात राशि, चर मतलब एक्स वाई जेड, है ना, ये सब अज्ञात राशि है, यानी जो हमको पता नहीं है, अज्ञात राशि, एक ही अज्ञात राशि रहेगी, है ना उसमें। तो एक चर और उस चर का घात कितना हो, पावर कितना हो, एक। जब चर का घात एक हो, है ना, तो उसको हम रैखिक बोलते हैं, रैखिक। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें चर एक चर पद हो और चर का घात कितना हो, एक हो। अब है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। ये व्यापक रूप क्या है, तो जिससे चर, ये जिससे समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण बना है, ax प्लस बी, जहां ए बी स्वेच्छ अचर है, ए बी स्वेच्छ अचर है और x क्या है, चर। x का वैल्यू मालूम यहां पे नहीं रहता है, जबकि ए बी के जगह पे कुछ भी रह सकता है। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये व्यापक रूप है। और जहां क्या होता है, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि यदि x 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो समीकरण बनेगा ही नहीं, फिर वो अचर पद सिर्फ रहेगा b, है ना। इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू 0। एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल, एक चर वाले रैखिक समीकरण की कितने हल, केवल एक हल या अद्वितीय, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, है ना। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे समीकरण का व्यापक रूप क्या है, x प्लस बी इक्वल टू 0, तो हम x का वैल्यू यहाँ पे निकाले, तो प्लस बी, इस साइड आके क्या हुआ, अपना साइड चेंज किया तो उसका साइन बदल जाता है, प्लस बी इधर आके क्या हो गया, माइनस बी, तो ax इक्वल टू माइनस बी। अब x इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस बी, ए गुना में इधर आके क्या हो गया, भागा में, तो x इक्वल टू माइनस बी बटे ए, x का वैल्यू क्या आया, माइनस बी बटे ए, और इसी x के वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हल। कितनी हल है, x का वैल्यू मात्र एक है, यानी एक तो हल है। 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 का हल ज्ञात करना है, तो 3x माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 9, इस साइड आके प्लस 9, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, 3 3 जा 3, तो x का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे 3, x का वैल्यू 3 ही रहेगा, क्योंकि इस 3 के अलावा, 3 के अलावा और कोई भी इसमें इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला नहीं है। x का वैल्यू फिक्स है कि 3 ही रहेगा, 3 के अलावा और कोई ऐसा मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। x के जगह पे 3 रख दो, तो 3 तिहाई 9 में से 9 गया तो 0,
लेकिन x का और कोई वैल्यू अपने मन से रख के देखो, क्या इस समीकरण को संतुष्ट करता है? 1 रख दो तो 3 इकाई 3 -9 -6, क्या 0 आया? नहीं आया। इसका मतलब x का वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे एक ही वैल्यू रहेगा x का, वो कौन है? 3, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। 3 के अलावा और कोई दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता है, इसलिए इसके हल कितने हैं? केवल एक, और द्वितीय हल है, इसके जैसा दूसरा होगा ही नहीं, यानी x का वैल्यू सिर्फ होगा कितना? 3 के अलावा दूसरा कोई हल नहीं होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5x + 10 = 0। तो 5x = 5x + 10 = 0, तो 5x = -10, तो x = -10/5, 5 2 जा 10, तो x का वैल्यू कितना आया? -2। तो यहाँ पे भी हम वही बात बोलेंगे कि x का वैल्यू -2 रख दो, तो -2 × 5 -10, -10 और +10 0 हो जाता है, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। x का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, इस समीकरण को सही साबित कर रहा है, सही बता रहा है, इसीलिए इसका हल क्या होगा? -2, x का वैल्यू -2, और इसके अलावा दूसरा कोई भी वैल्यू इसका संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ बोला जाता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के केवल एक हल होते हैं या अद्वितीय हल होते हैं। क्लियर? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण था, और एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम सरल समीकरण भी कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए और लिखा जाए। अब है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम दूसरा नाम देते हैं युगपत समीकरण। युगपत समीकरण, जैसे इसके पहले था एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कह रहे थे सरल समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण को क्या बोलते थे? सरल समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? युगपत समीकरण। युगपत समीकरण, है ना। अब यहाँ पे वैसा समीकरण जिसमें सिर्फ दो चर हो। कितने चर हो? दो चर पद। इसमें इसके पहले एक चर वाला बताए थे, उसमें एक चर था, घात तो एक ही है ना। दो चर पद उपस्थित हो तथा उस चर का घात कितना हो? एक हो, उसे युगपत समीकरण या दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0, जहां x और y जो है, ये x और y क्या है? चर पद है। x और y क्या है? चर पद। ये x और ये y क्या है? चर पद। ठीक है ना, x और y चर पद है। बाकी a b c, a x का गुणांक है, b y का गुणांक है, और c जो है वो अचर पद है। ठीक है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत या अनगिनत हल होते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक और केवल एक हल बताए, लेकिन यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। ठीक है, कितने हल? अनंत हल। तो समीकरण दिया है मेरे पास x + y = 10, इसका हल क्या होगा? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x + y = 10, जब x = हम 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y का वैल्यू कितना मिलता है? हमें 10 मिलता है ना। जब x का वैल्यू हम y रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या मिलता है? 10। जब हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, क्योंकि +1 इधर आके -1 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या मिलता है? ये 2 प्लस में इधर आके माइनस होगा, 8 मिलेगा। जब x का वैल्यू 3 रखते हैं, तो y का वैल्यू 7 मिलेगा। जब x का वैल्यू 4 रखते हैं इस समीकरण में, तो y का वैल्यू 6 मिलेगा। जब x का वैल्यू 5 रखते हैं,
तो y का भी वैल्यू 5 मिलेगा। जब x का वैल्यू 6 रखते हैं, x का वैल्यू 6 रखते हैं तो y का वैल्यू 6 इधर ये 6 प्लस में इधर आके माइनस होगा तो क्या मिलेगा 4। जब x का वैल्यू हम 7 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें 3 मिलेगा। जब x का वैल्यू 8 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 मिलेगा। जब x का वैल्यू 9 तो y का वैल्यू 1। जब x का वैल्यू 10 रखेंगे तो y का वैल्यू हमें 0 मिलेगा। जब x का वैल्यू 11 रखते हैं तो हमें y का वैल्यू -1 मिलेगा। यानी ये निश्चित नहीं है, जैसे जैसे हम x का मान बदलेंगे वैसे वैसे y का भी मान बदल रहा है ना। तो हम यहाँ पे नोट करके क्या लिखेंगे, जैसे जैसे x का मान बदल दिया जाता है तो वैसे वैसे y का भी मान बदल जाता है। जैसे जैसे x का मान बदल दिया जाता है वैसे वैसे y का भी मान बदल जाता है ना। जब हम x का मान बदल रहे हैं तो y का मान उसी के आधार पे बदलता है। तो ये फिक्स नहीं है, हम माइनस में भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं x का वैल्यू, 100 ये 1000 रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, कुछ भी हम रखेंगे। जैसे जैसे x का मान बदलेंगे वैसे वैसे y का मान बदलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित है ना, निर्भर करता है। अब हम y का भी मान रख सकते हैं, y का मान रखो तो x का मान मिलेगा, x का मान रखो तो y का मान मिलेगा। लेकिन इसका एक वैल्यू फिक्स नहीं है, एक तो मान नहीं आएगा। जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण में केवल एक ही वैल्यू आ रहा था, इसमें बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत हल। कितने हल? अनंत हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या बताए? ax प्लस बी इक्वल टू 0। और दो चर वाले में क्या बताए? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल? केवल एक हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल? अनंत या अनगिनत हल। क्लियर है ना? अब इसका देखेंगे समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो के कितने प्रकार हैं, उसको हल करने का तरीका। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर, है ना। अब इसके पहले हम लोग देखें दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, यानी जोड़ा में लिखा हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 ये समीकरण एक है, समीकरण एक। और a2 b2 c2 समीकरण 2 में है, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 कुछ आंकिक मान होगा, वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। और x y इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, x और y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 जो है वो समीकरण एक में है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 समीकरण 2 है। यानी दो ठो हम इक्वेशन लिए हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है वो दो ठो लिए हैं, हम युग्म लिए हैं, समीकरण एक और समीकरण 2। अब इसके कितने प्रकार हैं? इसके 3 प्रकार हैं। रैखिक समीकरण युग्म के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन? आश्रित समीकरण, आश्रित समीकरण को कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन, आश्रित समीकरण, विरोधी समीकरण, विरोधी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, और अविरोधी समीकरण कंसिस्टेंट इक्वेशन, है ना।
तो आश्रित, विरोधी और अविरोधी, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 3 प्रकार हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? आश्रित समीकरण, विरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण। ठीक है ना? आश्रित, विरोधी, अविरोधी, है ना? ये समीकरण युग्म के 3 प्रकार हैं। अब इसका देखेंगे हम लोग हल कितने कितने होते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है ना? कैसे पहचानेंगे कि कोई समीकरण युग्म दिया है वो आश्रित है कि विरोधी है कि अविरोधी है? तो उसके लिए शर्त होता है, तो शर्त हम लोग देखेंगे इसके आगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग देखे, है ना? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार। आश्रित, विरोधी और अविरोधी। आश्रित समीकरण, विरोधी समीकरण और अविरोधी समीकरण। अब इसका देखेंगे हम लोग कि शर्त क्या होता है, ग्राफ क्या होता है और हलों की संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले आश्रित समीकरण का शर्त क्या है? आश्रित समीकरण का शर्त, जब मेरे पास कोई भी समीकरण दिया रहे और हमको बताना है कि वो कौन सा समीकरण को संतुष्ट करता है, आश्रित को, विरोधी को या अविरोधी को, है ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके शर्त पे जाएंगे। शर्त ध्यान रखेंगे, शर्त A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपस में यदि बराबर हो जाए, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों का मान यदि आपस में समान हो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यदि तीनों आपस में समान है तो हम उस समीकरण को कौन सा समीकरण बोलेंगे? आश्रित समीकरण है। ग्राफ इसका कैसा होता है? समपाती। समपाती का मतलब है एक ही रेखा पर, एक दूसरे से सटा हुआ, है ना? एक ही रेखा पर है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण मान लो 2 है ना? इसको बोलते हैं हम लोग समपाती। समपाती। आश्रित समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? समपाती। आश्रित समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? समपाती। समपाती का मतलब हुआ एक रेखा है, उसी पर दूसरी रेखा है, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, तो उसको बोलेंगे समपाती, है ना? समपाती का मतलब ये एक दूसरे से सटा हुआ है रहना चाहिए, समपाती। तो समपाती जब होता है दो रेखा, तो दोनों रेखाएं, रेखा पर अनंत बिंदु होता है, और जब दोनों रेखा एक दूसरे को टच कर रही है तो वो कितने बिंदुओं को काट रही है, कितने बिंदुओं को स्पर्श कर रही है? बहुत सारे बिंदुओं को, अनंत बिंदुओं को स्पर्श कर रही है। इसीलिए आश्रित समीकरण में हलों की संख्या कितना होता है? अनंत होता है, अनगिनत होता है। अनंत या अनगिनत हल, अनंत हल या अनगिनत हल, अनंत हल या अनगिनत हल। जब हल है तो उसको बोलेंगे संगत। हल है तब संगत और हल नहीं है तो असंगत, है ना? तो आश्रित समीकरण का शर्त क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और उसका ग्राफ कैसा होता है? समपाती। समपाती है तो बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को टच करेगी, इसीलिए इसके कितने हल? अनंत हल। हलों की संख्या कितनी होगी? अनंत या अनगिनत, है ना? जब अनगिनत हल है यानी हल है तब उसको बोलेंगे संगत। आगे है विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण का शर्त क्या होता है? इसमें तीनों आपस में समानुपाती होता है। इसमें दो ठो समानुपाती होता है लेकिन तीसरा समानुपाती नहीं होता है। ये A1/A2 और B1/B2 आपस में समान होगा, बट C1/C2 समान नहीं होगा। यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालें और A1/A2, B1/B2 का मान समान आया, C1/C2 का मान समान नहीं है, तब हम उसको कौन सा समीकरण बोलेंगे? विरोधी समीकरण बोलेंगे।
कौन सा समीकरण? विरोधी समीकरण। और विरोधी समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? तो समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर। समीकरण 1 का ग्राफ, समीकरण 2 का ग्राफ, तो इसको समांतर हम बोलते हैं। और समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है। इसका ग्राफ कैसा होता है? समांतर। समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं काटती है? नहीं काटती है। इसीलिए जब एक दूसरे को एक भी बिंदु पे नहीं काटेगी, इसीलिए इसके हलों की संख्या हम लिखेंगे कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब हल नहीं तो हम उसको क्या बोलते हैं? असंगत। जब हल नहीं होता है ना तो उसको हम असंगत कहते हैं, जब हल हो जाता है तो उसको संगत कहते हैं। ठीक है ना। आगे है तीसरा अविरोधी समीकरण। अविरोधी है ना। तो अविरोधी समीकरण में क्या होता है? आश्रित में तीनों आपस में समानुपाती, इसमें दो ठो समानुपाती, इसमें कोई भी समानुपाती नहीं। यानी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। यहाँ कोई भी मान जो है वो बराबर नहीं होगा। a1 बटे a2 b1 बटे b2 निकाले, c1 बटे c2 निकाल लिए और वो बराबर नहीं आया, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अविरोधी समीकरण। ठीक है ना। अविरोधी समीकरण। और अविरोधी समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? तो प्रतिच्छेदी होता है। ये समीकरण 1 का ग्राफ, समीकरण 2 का ग्राफ यहाँ कट रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी जो समीकरण होता है उसके कितने हल होते हैं? तो बताइए, दोनों रेखा कितने बिंदुओं को काट रहा है? एक बिंदु पर काट रही है ना। इसीलिए इसके केवल एक या अद्वितीय हल है ना। केवल एक या अद्वितीय हल। और जब हल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? संगत, है ना, संगत बोलेंगे। तो इतना समझ में आ गया सभी को। आश्रित समीकरण, विरोधी समीकरण और अविरोधी समीकरण। आश्रित समीकरण का शर्त क्या है? तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और इसका ग्राफ कैसा होता है? संपाती होता है। इसके हलों की संख्या अनंत। संगत है कि असंगत? तो संगत। विरोधी समीकरण कैसे पहचानेंगे? तो उसका शर्त क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2। तो उसको हम कौन सा समीकरण बोलेंगे? विरोधी समीकरण। इसका ग्राफ कैसा होता है? समांतर। इसमें कितने हल होते हैं? तो इसके कोई हल नहीं होते हैं। जब कोई हल नहीं होता है तो ये असंगत होगा। जब हल नहीं है तो असंगत। अविरोधी समीकरण a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2। यानी जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 समान नहीं है ना, तो उसका ग्राफ वो कौन सा समीकरण होगा? अविरोधी। और उसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी होगा तो एक बिंदु पे कट रहा है, इसीलिए इसमें हलों की संख्या एक, केवल एक या अद्वितीय हल। जब हल है तो ये संगत। क्लियर है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। जब ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो फिर क्वेश्चन आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नोट करें। अब अभी जो बताए हम समीकरण, युग्म के प्रकार, शर्त, ग्राफ और हलों की संख्या, उस पे कुछ क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि कौन सा समीकरण युग्म है, यानी कौन सा आश्रित है, कौन विरोधी है, कौन अविरोधी है, और उसका ग्राफ कैसा होगा, उसके हलों की संख्या क्या होगी, सारा कुछ बताना है। तो सबसे पहले हम लोग शर्त निकालेंगे। हर हाल में पहले क्या निकालेंगे? शर्त। चाहे हमसे समीकरण पूछे कि कौन सा समीकरण है, चाहे हमसे पूछेगा कितने हल हैं, या फिर हमसे पूछेगा ग्राफ, ये तीनों में से कुछ ही पूछेगा, हलों की संख्या या ग्राफ या कौन सा समीकरण है,
तो हम किस पे ध्यान देंगे, आश्रित सॉरी शर्त पे, शर्त निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शर्त। तो सबसे पहले a1/a2, यहाँ पे समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब तो यहाँ पे समीकरण 1 में x के गुणांक को हम a1 बोलते हैं, क्योंकि a1x + b1y + c1 = 0 व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये a1 है। तो a1 कितना आ गया 9, b1 कितना है 3 और प्लस c1 कितना है 12, a2 कितना है 18, b2 कितना है, ये 2 मतलब दूसरा समीकरण से लेना है। b2 y के गुणांक को b2 बोलते हैं, यहाँ पे c 6 है, b2 6 है और c2 कितना है 24। a1 b1 c1, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ठीक है ना, सारा हम निकाल लिया। अब हमको निकालना है a1/a2, a1/a2 इक्वल्स टू a1 कितना है 9 और a2 कितना है 18, 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, कितना आया 1/2। अब b1/b2 निकालेंगे, b1/b2, b1/b2 क्या होगा, तो b1 का वैल्यू कितना है 3 और b2 कितना है 6, तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आया 1/2। अब निकालेंगे हम c1/c2, c1/c2, तो c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24, 12 इकाई 12, 12 दूनी 24, 1/2। तो यहाँ पे हम देखे क्या कि a1/a2 का भी वैल्यू 1/2, b1/b2 का भी वैल्यू 1/2, c1/c2 का भी वैल्यू कितना है 1/2 है ना, 1/2 है। इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको कि तीनों आपस में समान है, तीनों आपस में क्या है समान, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों आपस में समान है। इसीलिए यह कौन सा समीकरण होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना, सबका मान बराबर है। तो हम बोलेंगे समीकरण कौन सा है, आश्रित समीकरण। समीकरण कौन सा होगा, आश्रित। ग्राफ कैसा होगा इसका, तो ग्राफ होगा संपाती। आश्रित समीकरण ग्राफ इसका कैसा होगा संपाती, और हलों की संख्या कितने होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। संगत है कि असंगत, तो बोलेंगे संगत है, ठीक है, समझ में आया है ना। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 है ना। a1/a2 निकाले 1/2 आया, b1/b2 निकाले 1/2 आया, c1/c2 निकाले 1/2 आया। तो हम देखें कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों आपस में समान हो गया। इसका मतलब ये कौन सा समीकरण होगा, आश्रित। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, a1 कितना है 5, b1 कितना है, तो यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस लेंगे -4, और c1 कितना है 8, a2 कितना है 7 और b2 कितना है 6 और c2 कितना है -9। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1/a2, a1/a2 निकाल लेंगे। तो a1 कितना है 5 और a2 7, कटेगा नहीं। अब b1/b2 निकालेंगे, तो b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6, काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, -2/3, और c1/c2 कितना आ गया 8/-9। क्या ये तीनों समान है, कोई भी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या कि चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो यहाँ पे फर्स्ट में बराबर नहीं आया, तो हम इसको कौन सा समीकरण बोलेंगे, अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण, समीकरण कौन सा होगा अविरोधी,
ग्राफ इसका कैसा होगा, ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी, ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, है ना। और हलों की संख्या कितने होंगे, केवल एक हल, केवल एक हल। संगत होगा कि असंगत, तो होगा संगत। जब हल है तो हम बोलेंगे संगत। समझ में आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे बस फोकस करना है कि शर्त इसका क्या है, शर्त हम निकाल लेंगे, पता चल जाएगा खुद ब खुद की कौन सा समीकरण है, आश्रित है कि विरोधी है कि अविरोधी है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है 6x - 3y + 10 = 0। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है, a1 कितना हो गया, तो a1 x के गुणांक को कहते हैं, समीकरण 1 है ये, और 2। यहाँ भी क्वेश्चन अगला है 3, समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 में a1 6 है, b1 कितना है -3, और c1 कितना है +10, a2 कितना है 2, b2 कितना है -1, y का गुणांक -1, c2 कितना है 9। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 बटे a2, a1 बटे a2 निकालेंगे। तो a1 है 6, a2 है 2, तो 2 तिया 6 यानी 3 बटे 1। b1 बटे b2 निकालेंगे, तो b1 कितना है -3 बटे -1, माइनस माइनस कैंसिल 3/1। और c1 बटे c2 कितना है, तो c1 है 10 और c2 है 9, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। इसी अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है ना। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। इसीलिए कौन सा समीकरण होगा, ये विरोधी समीकरण। समीकरण कौन सा होगा, विरोधी समीकरण। और इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा, समांतर। हलों की संख्या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होगा तो वो क्या होगा, संगत की असंगत, असंगत। यानी शर्त जब हम निकाल लेते हैं ना, तो हमें सारा कुछ पता चल जाता है कि वो कौन सा समीकरण है, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसके कितने हल होंगे, संगत होगा कि असंगत। ये चारों में से कुछ भी तुमसे पूछा जाए तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, ये शर्त जाओगे कि शर्त कौन से शर्त का पालन कर रहा है वो, और उसी शर्त के अनुसार हम समीकरण का नाम देते हैं। तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, है ना। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल वाला आइकन है, उसको दबाना नहीं भूलें, क्योंकि नया वीडियो आपके पास आएगा तो फिर वो आपको सूचना देगा।